देखें जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि साहबजादा फरहान की जो एक उसका नेचुरल पोटेंशियल है ना वो उसके ऊपर खेल रहा है और वो कामयाब हो रहा है। और अगर आप रिसेंटली उसके पिछले 8 माह की परफॉर्मेंसें 6 माह की परफॉर्मेंसें देखें तो पाकिस्तान की जीत में जो मेजर बैटिंग की कंट्रीब्यूशन है इम्पैक्टफुल वो फरहान साहब ज़्यादा कर रहे हैं। उसके बाद कप्तान जो है सलमान आगा उन्होंने भी किए हैं, लेकिन जो हाईलाइटेड पॉइंट है वो साहबजादा फरहान का ओपनर खेल के परफॉर्म करना, विच इज़ अ गुड साइन फॉर द पाकिस्तान क्रिकेट। मुझे लगता है कि ओवरऑल जो मोमेंटम था वो गेन हुआ और उसको मेंटेन करने की कोशिश की गई ऊपर से। सलमान भी आउट हो गए, इसमें कोई मसला नहीं है। जब आप इंटेंटिव क्रिकेट खेलते हैं, जब आप कोशिश करते हैं तो उसमें आउट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए सम टाइम लोग कंफ्यूज कर देते हैं लोगों को कि वो एक ही चीज़ के अंदर वो सॉलिड टेक्निक भी देखना चाहते हैं और वो छक्के भी देखना चाहते हैं कि यार वो छक्का भी मारे और आउट भी ना हो। ऐसा हो नहीं सकता। तो मुझे लगता है ओवरऑल अगर मैं पहले 4 बंदों की बैटिंग देखी हूँ अपार्ट जहाँ पे बाबर ने थोड़ा ज़्यादा टाइम लिया मुझे लगता है, क्योंकि शायद उनकी इनिंग्स एंड में तो 32 बॉल्स पे ठीक लग रही है, लेकिन शायद बड़ी टीम के खिलाफ इतना ज़्यादा लंबा टाइम अगर आप पहले 15 या 20 बॉल ले लेंगे तो वो शायद वो दोबारा से वो बर्डन बन जाए। लेकिन मुझे एक ओवर में 21 रन बनाए थे। वो तो हो गया, लेकिन मैं उससे पहले अगर 15 या 20 बॉल देखें तो वो अपने आप को जाते ही मोमेंटम मेंटेन नहीं कर सके जो कि साहबजादा फरहान बना के रखे हुए। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो पाकिस्तान की एक अच्छी परफॉर्मेंस, पाकिस्तान का एक अच्छा मैच जिसमें तमाम लोगों की कंट्रीब्यूशन है, बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी। और स्पेशली ये मुझे ज़्यादा खुशी हुई कि उस्मान तारिक खेले, क्योंकि ये ज़रूरी था कि वो एक आउटिंग उनकी हुई हो बिफोर टू प्ले अगेंस्ट इंडिया। साहिबजादा फरहान की बात करते हैं, आपको याद हो अगर पाकिस्तान सुपर लीग के शुरू के सीजन लिए तो ये लूक रॉकी के साथ भी ओपन किया करते थे इस्लामाबाद के लिए। चैंपियंस कप में आपने इनको देखा होगा, बड़ी शानदार परफॉर्मेंस की थी और इत्तेफाक कहें अजीब बात कहें इनको किसी टीम ने पिक नहीं किया था इस ड्राफ्ट में, बाद में आ गए थे लेटर ऑन। साहिबजादा की प्रोग्रेस रिसेंट टाइम्स में आपने कैसी देखी और अब थोड़ी सर्टन लेवल ऑफ कंसिस्टेंसी भी नजर आ रही है उनकी शॉर्टर फॉर्मेट में? देखें आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी आज की। मैं हमेशा ये कहता हूँ कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी, और कंसिस्टेंसी जो है वो आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करती रहती है। कंसिस्टेंट नंबर पे कंसिस्टेंसी आप एग्जीक्यूशन करते रहेंगे अपनी प्लान्स की तो आपकी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस भी आएगी और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता चला जाएगा। जो भी हफीज़ ने कहा कि पिछले 6-7 महीनों से वो इसी नंबर पे इस तरह के आपको जो है वो शॉट्स और इस तरह की जो है वो एलिगेंट शॉट्स, प्रॉपर हिटिंग, पावर हिटिंग आपको दिखा रहा है, डिस्प्ले कर रहा है विद द ब्यूटीफुल स्ट्राइक रेट एज वेल। आप ये देखें कितनी खूबसूरत शॉट मारी है इसने। और यानी जब आपको, जैसे मैंने पहले कहा कि आपको कंसिस्टेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपके अपने फेवरेट नंबर के ऊपर, तो आपका जो अपना नेचुरल गेम है, जो नेचुरल फ्लेयर है, वो और अच्छे तरीके से बाहर आएगा। तो आई थिंक ही इज़ इन अ रियली गुड सॉर्ट ऑफ पोजीशन एट द मोमेंट। इसका जो कॉन्फिडेंस है वो भी बहुत अच्छा लग रहा है और इसका दिमाग भी जो है सही चल रहा है। आई थिंक ही इज़ अ वेरी हैप्पी लैड एट द मोमेंट इन द ड्रेसिंग रूम, और वो जो है वो मैक्सिमाइज कर रहा है अपने इनिंग्स को, और हर दूसरी तीसरी इनिंग्स में वो 50 करके दे देता है आपको, हर दूसरे मैच में 50 करके दे देता है। और तो जैसे फायर, जी बिल्कुल क्विक फायर, वही ना, जैसे मैंने कहा कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड फॉर द कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए। और जब ये दोनों चीज़ें मिलती चली जाएंगी आपका कॉन्फिडेंस क्या हाई होगा। आपके सामने कोई भी ऑपोजिशन आ जाए, कोई भी कंडीशन आ जाए, आपकी जो सुपर स्ट्रेंथ है वो आपका इतना बिलीफ अपनी सुपर स्ट्रेंथ पे होता है कि आपका पूरा मैच या पूरी इनिंग अपने सुपर स्ट्रेंथ पे रहती है। वरना आप फौरन शिफ्ट कर जाते हैं सुपर स्ट्रेंथ से निकल के आप ऑप्शंस ढूंढना शुरू कर देते हैं। जब आप ऑप्शंस ढूंढने शुरू जाते हैं ना तो आप सुपर स्ट्रेंथ से हट गए हैं। तो आई थिंक ही लुक्स इन अ रियली गुड पोजीशन एट द मोमेंट। दिमाग इसका क्लियर है, इमेजिनेशन क्लियर है, कॉन्फिडेंस अच्छा है और अपना डिस्प्ले कर रहा है। बहुत खूबसूरत नॉक किया इसने आज। इनकी बैटिंग का मैंने जिक्र किया कि पावर प्ले और नो पावर प्ले, ये अपना स्टाइल नहीं बदलते, गियर शिफ्टिंग नहीं है, ये शुरू से ही टॉप गियर में होते हैं। अब इसको आप कैलकुलेटेड रिस्क कहें या हाई रिस्क क्रिकेट कहें, लेकिन आई थिंक इनको एक सर्टन लाइसेंस दिया हुआ है टू एक्नॉलेज द फैक्ट दैट ही प्लेज दिस वे एंड इट इज़ वर्किंग फॉर द टीम। देखिए यहाँ पर टीम मैनेजमेंट को क्रेडिट देना होगा, जहाँ पर वो अच्छी चीज़ उन्होंने की है। जिस वक्त साहबजादा को ओपन कराने की बात थी, बहुत इशूज़ थे उस वक्त, फ़खर भी उस वक्त मिक्स के अंदर थे, बाबर की भी वापसी अगर होनी थी तो ओपन पे होनी थी, बहुत सी चीज़ें चल रही थी। साइम अयूब भी आउट ऑफ फॉर्म बीच में ऊपर नीचे हो रहे थे, तो लेकिन उनको बैक किया गया, उन्होंने डिलीवर भी किया। बीच में 4-5 मैचेस का ऐसा पैच भी आया जहाँ पर इनसे रन्स नहीं हुए, फिर भी इनको बैक किया गया। तो इसमें कप्तान को और कोच को क्रेडिट जाता है कि इन्होंने उनको सही तरीके पे बैक किया। और फिर प्लेयर का अपनी बात है कि जब साहबजादा को बैक किया, उनको परफॉर्मेंसेस
उन्होंने देनी शुरू की और इतने डोमेस्टिक में उनके रन्स थे कि उसको उन्होंने उस कॉन्फिडेंस ने उसको कैरी किया। आई थिंक बहुत कंप्लीट उनकी परफॉर्मेंस नज़र आई है, लेग साइड पे भी स्ट्रॉन्ग नज़र आते हैं, डाउन द ग्राउंड बहुत अच्छी शॉट्स मारते हैं, ऑफ साइड भी ओपन अप कर लेते हैं। सिर्फ एक चीज़ है कि जो रोटेशन ऑफ स्ट्राइक है उसको ही आई गेस इम्प्रूव कर सकते हैं। अदरवाइज अगर इनकी बैटिंग देखें, स्पिनर आ जाए, ऑफ स्पिनर आ जाए, लेफ्ट आर्म स्पिनर आ जाए, फास्ट बॉलर आ जाए, सबको टेक ऑन कर सकते हैं। और आपको ओपनिंग स्लॉट में ऐसे ही प्लेयर चाहिए जिसमें ये प्रॉब्लम ना हो कि जी एक खास किस्म के बॉलर से या एक खास किस्म की फील्ड सेटिंग से। आज कोशिश की इनको लेग साइड पे फंसाने की जब पावर प्ले था, लेकिन खैर हसान आदिल ने बॉल भी बहुत ही ख़राब की ऑफ साइड पे, बट फिर भी इन्होंने ऑफ साइड को फिर ओपन करना शुरू कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि एक ही तरफ आपका जोन है। तो आई थिंक ओवरऑल ये चीज़ें इनकी बहुत पॉजिटिव हैं। सिर्फ रोटेशन और स्ट्राइक भी और मजीद हो जाए तो ये 17 का आराम से 100-110 में चेंज हो जाए। एक चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ, देखिए साहबजादा फरहान जो इतना कंसिस्टेंट हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ कि उसने रियलाइज़ किया, उसने अपने आप को ब्लेम किया। जब ये हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड टूर पे था, तो न्यूजीलैंड टूर पे तो उस टाइम पे एक तो इसका वो जिस पोजीशन पे ये सेलेक्ट हुआ था वहाँ पे उस टाइम पे हफीज़ भी था, इसने भी सेलेक्टर के साथ बात की कि ये डिज़र्व नहीं कर रहा, इसके साथ जाती है नंबर 4-5 पे इसकी खिलाना। इवन दो अगर वो ओपन पे भी इसको जब चांसेस मिले पाकिस्तान टीम से तो वो थोड़ा सा उसके स्ट्राइक रेट का मसला था और थोड़े से फास्ट बॉलर पे ये हल्का था। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब तक आप ख़ुद अपनी गलती एक्सेप्ट ना करो तब तक आप कामयाब नहीं हो। उसने जाके डोमेस्टिक में और इसके अपनी एकेडमी में वहाँ पे जाके इतनी मेहनत की है कि फास्ट बॉलर पे और स्ट्राइक रोटेशन पे इसने बड़ा काम किया और अपने स्ट्राइक रेट को बढ़ाने में। तो जब दोबारा इसका कम बैक हुआ है तो आप ये देखें कंसिस्टेंटली और रेगुलरली वो रन भी कर रहा है, ऊपर से कंसिस्टेंट भी है, स्ट्राइक रेट भी बढ़ गया है और जो शॉर्ट बॉल का इसको थोड़ा मसला था अब वो भी थोड़ा सा ऑलमोस्ट सॉर्ट आउट हो गया है। अच्छा, जिस मोमेंटम पे ये खेलते हैं कभी कभार ऐसा लगता है कि कोई नया बैटर आएगा उसको ऑटोमेटिकली उस पेस पे फ़ौरन दौड़ना ज़रा मुश्किल होता है। पाकिस्तान का आज भी स्टार्ट ऐसा था कि 200 तक जा रहा था पाकिस्तान हफीज़, लेकिन वही हुआ कि 15वें ओवर के बाद थोड़ा मोमेंटम लूज़ हुआ और शाडली ने आके एक ही ओवर में 2 विकेट्स हासिल की। देन इट वाज रिवॉल्विंग डोज, बैटर आ रहे थे और जा रहे थे और आई थिंक बड़ा क्रूशल टाइम था जब साहबजादा फरहान की विकेट गिरी है। पाकिस्तान आई थिंक प्रॉबेबली वुड हैव फिनिश कंफर्टेबली बियॉन्ड 200। देखें, ये मैच की वेरिएशंस आती हैं, हर मरतबा वो जो नज़र आ रहा होता है वो नहीं हो पाता क्योंकि आप एक बैड शॉट्स खेल सकते हैं, कोई एक अच्छा ओवर कर सकता है, कोई एक अच्छा कैच पकड़ सकता है। तो ये चीज़ें सिनेरियोज आप कंसिडर ज़रूर करें कि गेम में होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जो कंट्रीब्यूशन शादाब की थी, जो उन्होंने 30 रन 12 बॉलों पे किए, अगर 190 तक भी हम पहुँचे हैं तो वो उसकी एक बेहतर इनिंग्स की वजह से। अगर वो आउट हो जाता या जैसे बाकियों के साथ हो रहा था कि वो नहीं कर पा रहे थे, जैसे 10 बॉल खेले उसने, नवाज ने, ही वॉज नॉट बीन एबल टू हिट द बॉल। तो ये होता है समटाइम, आपका वो प्लेयर जो बहुत शानदार इम्पैक्टफुल प्लेयर है उससे नहीं लग रही होती। तो मुझे लगता है ओवरऑल 190 वाज अ गुड स्कोर फॉर द पाकिस्तान बॉलिंग। मुझे आज ज़ाती तौर पर बैटिंग का इंटेंट अच्छा लगा, उसमें खेलने का जो एक फील थी, वो जो पाकिस्तान को जिस तरीके से खेलना चाहिए कम से कम उसको टच करने की कोशिश की गई। और जब आप 170 180 इस बॉलिंग अटैक को इन कंडीशन में करके दोगे, यू विल हैव मोर चांसेस टू विन। चलिए और बात कर, रन से मैच जीत के 4 पॉइंट्स टोटल हासिल कर लिए हैं और लीड कर रहा है ग्रुप ए में इस वक्त। और इसी पे हम आगे बढ़ते हैं। साहिबजादा फरहान की बात हुई, नेक्स्ट अप जिन्होंने बैटिंग में अच्छी परफॉर्मेंस दी आज वो थे बाबर आजम। 4 नंबर बैटिंग करने के लिए आए। आज सलमान जल्दी आउट हो गए थे, 46 बनाए 32 गेंदों पे, जिसपे 4 चौके और 1 छक्का था। और हमने काफ़ी डिबेट की कि आया उनकी यूटिलिटी है नंबर 4 पे या नहीं, या वो ज़्यादा करामत साबित हो सकते हैं नंबर 3 पर। इस पर बात करेंगे, हमारे सारे पैनलिस्ट बैठे हुए। मैं सना से स्टार्ट कर लेता हूँ। सना, जब आज सलमान जल्दी आउट हो गए तो थोड़ा सा टाइम लिया बाबर ने, 1 ओवर उनको ऐसा मिला जिन्होंने अपना जो स्कोर बनाया आज 46 का, उसके आधे रन उसे 1 ओवर में ही कर दिए। इट पुट्स यू इन अ सिचुएशन वे यू री थिंक about what you're saying as an expert, and then sometimes you feel कि I'm still standing by the fact that देखें वो ज़्यादा यूटिलाइज करे जा सकते हैं ऊपर के नंबर पे। देखिए इसमें दोनों बातें, ऑब्वियसली एज एक्सपर्ट हम हर दफ़ा सही नहीं हो सकते, बट यहाँ पर यही हुआ कि क्योंकि साहब सलमान अली आगा जल्दी आउट हो गए, तो जैसे आपने कहा कि बाबर को थोड़ा टाइम मिल गया। और उससे पहले अच्छी चीज़ ये भी हुई कि साहबजादा ने बहुत सा पावर प्ले को यूज़ कर लिया था, तो आपके पास थोड़ा मौका था सिंगल डबल करने का, स्ट्राइक अपने पास रखने का भी। तो बाबर की शुरू की इनिंग्स थोड़ी शेकी नज़र आई उस वक्त, उतनी इसके बाद ये जो इनका बाउंड्री लगी, देखिए 15 ऑफ 18 थे यहाँ पर,
यहाँ से पूरा इनका मैच पलटा है, क्योंकि ये एक ओवर इन्होंने इतना बड़ा ले लिया जिसमें एक चौका और कट पे भी लगा दिया, तो यहाँ से इन्होंने अपने बॉल्स को सारा कवर कर दिया और यहाँ से एक मोमेंटम उनके पास आ गया। तो उनकी क्वालिटी पे किसी को इतना शक नहीं है, उनको पता है, हम सबको पता है कि आउटस्टैंडिंग प्लेयर है, पर उनकी यूटिलाइजेशन सबसे बेहतरीन कैसे, सारा उसके ऊपर जो है डिबेट उसी चीज़ के ऊपर है। तो यूटिलाइजेशन यही है कि अगर टॉप 3 में वो खेलते हैं वो बेहतर है। और इस तरह के ओवर्स आपको आज मेरे ख्याल से यूएसए ने बिल्कुल उसके करीब भी बॉलिंग नहीं कराई जो उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट कराई, ठीक है, बहुत बैड बॉल्स थे। तो बाकी टीम्स जो बड़ी टीम्स होंगी वो आपको इस तरह के बड़े ओवर्स इतनी आसानी से देंगी नहीं, तो वहाँ पर फिर आप फंस सकते हैं। तो ये एक रियलिस्टिक जो है वो ज़रूर एनालिसिस में रखूँगी सामने, बट ऑब्वियसली जो उनका तरीक़ेकार है खेलने का वो हमेशा ऐसे रहता है, वो अपना थोड़ा सा टाइम लेते हैं और बाद में उसको एक्सेलरेट करते हैं। अच्छा, हमने देखा कि आज जो फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई टीम मैनेजमेंट और कैप्टन ने बैटिंग ऑर्डर में, जिस टाइम पे बाबर आउट हुए, जितने ओवर गुजर चुके थे, उनको लगा कि उस्मान नहीं शादाब बेटर रिजल्ट दे सकते हैं, उनको ऊपर किया और वो साबित हुआ। यही चीज़ क्या ऊपर भी अप्लाई की जा सकती है कि अगर सलमान, फरहान और साइन अच्छा स्कोर कर दें और आप पहुंच जाएं 12वें 13वें ओवर तक, तो यू स्किप नंबर 4 एंड गेट ऑन विद योर पावर हिटर्स? जी, ये हो सकता है, क्योंकि बाबर को अगर आप 14वें ओवर में कहेंगे कि जाके वो उस मोमेंटम को जो गेन करके फरहान या सलमान जाएंगे वो मेंटेन करें तो मुश्किल हो जाएगा। तो ये चीज़ें आप ऑन द स्पॉट ऐसे डिसीजंस ले सकते हैं एज ए कोच। जैसे उन्होंने नवाज़ को भेजा, वो उनका नहीं चल सका या बेहतर रिजल्ट दे सका तो शादाब आ गए। तो उस्मान क्योंकि एक कंसिस्टेंट प्रेशर में मौजूद है, अब उनको खिलाने की उनकी एक अपनी लॉजिक है, कोई वजह होगी जिसको उनको लगता है कि यार ही इज़ द बेटर पर्सन, वो जो भी वो, क्योंकि ऐसे विकेट कीपर किसी ने तो खेलना है। लेकिन अगर नवाज, शादाब और फ़हीम की बात करें तो इनके अंदर वो बैटिंग की एबिलिटी मौजूद है कि अगर 13-14 ओवर के बाद इनकी बारी आती है तो दे कैन प्ले दो 6 ओवर 5 ओवर्स वेरी वेल। तो ये हम देख सकते हैं कि अगर फ्यूचर में कभी ऐसा कोई मौका मिले, अल्लाह करे कि वो मिल जाए, अगर वो मिल गया तो बाबर हो सकता है ना खेले, उसको बारी भी ना दें, ये भी हो सकता है कि उसको एंड तक बारी ना दें। जो प्रमोशन मिली शादाब को आज, जिस तरह की बैटिंग की, एज अ बैटर मैं उनकी बात कर रहा हूँ, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी नज़र आती है। आई थिंक ही लव्स बैटिंग। एक तो हम जब देखते हैं कि जब PSL भी हो रहा है, ही डजंट शाई अवे कि वो ऊपर के नंबर पे आए। आई थिंक इट्स ऑल्सो अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी या आई कॉन्टैक्ट कोच का होता है कि मुझे नज़र आ रहा है कॉन्फिडेंस दैट ही इज़ वांटिंग टू आउट देयर। देखिए, फाइनल कॉल कैप्टन और हेड कोच का और बैटिंग कोच, ये तीनों मिलके फाइनल कॉल बनाते हैं कि भाई अगर नंबर्स ऊपर नीचे करने हैं तो आप उनको वेल बिफोर टाइम बता भी दें और प्रिपेयर भी कर दें। और अगर आपने बताया नहीं, वो उनकी प्रेपरेशन नहीं है, तो फिर ज़ाहिर है आपने फाइनल जाके कॉल दे दी उसी वक्त, तो वो तो जो है ना वो उसको उस क्लैरिटी के साथ नहीं जा सकता। तो मेरा ख्याल है ये एक्सरसाइज इन्होंने पहले की होगी और आई थिंक उसने शादाब ने जो है वो उसका मैक्सिमाइज़ किया और आज उसने आउटस्टैंडिंग किस्म की बैटिंग की है और प्रॉपर हिटिंग है इसमें। देखा जाए खैर कुछ बैड डिलीवरीज भी हैं, जैसे ये है सना हमारी बेटी ने बिल्कुल सही कहा कि उन्होंने उस तरह की बॉलिंग नहीं की है जो इंडिया के ख़िलाफ़ की है, इसमें कुछ इन्होंने डिलीवरीज भी ऐसी दी हैं। अच्छा, ये जो ऑफ साइड पे खेलना होता है, पता नहीं क्यों मैं बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ, क्योंकि जब आप हिटिंग में जा रहे होते हैं ना तो हमारे अक्सर नज़र आता है कि हम एक ही साइड पर सोच रहे हैं, तो जब आप दोनों तरफ मारते हैं ना आप, तो बॉलर की उस वक्त जो है ना बिल्कुल दिमाग घूम जाता है। तो शादाब ने ये एक साइड पर नहीं कॉन्सेंट्रेट की, उसने दोनों साइड के ऊपर बाउंड्रीज मारी हैं और यही एक गेम अवेयरनेस का भी होता है। और आप ये नहीं कि आप पहले से ही अज्यूम कर चुके हैं और प्री मेडिटेटेड शॉट्स खेल रहे हैं, ऐसा नहीं है वो। तो ये इन्होंने बहुत अच्छा किया। जो हफीज़ ने जो बात कही है, ऐसा हो भी सकता है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए, हो सकता है बाबर को भी बारी ना मिले और ऊपर वाले अगर नीचे चले जाते हैं 13, 14, 15 ओवर तक चले जाते हैं, फिर आप अपने वो उन बैट्समैन को अपॉर्चुनिटी देते हैं जो कि पावर हिटर हैं, जो जाके जो है ना वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बट आई थिंक मैं ये समझता हूँ ये और बेहतर हो सकता था। 190 ये 2-10 तक जा सकते थे। वो 2-10 के लिए आपको जो है बहुत टेक्निकली आपको बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। जैसे नवाज से नहीं लग रही है भाई, अगर आप छक्के का सोच रहे हो, छक्के वाली गेंद भी नहीं और आपके छक्के वाली आपकी वो जो है ना उस वक्त पोजीशन भी नहीं बन पा रही है, तो आप 1-2 बाउंड्री नीचे जब खेलते हैं ना, देखें टेक्निकल फ्लॉज जब आता है जब आप छक्के पे जाते हैं सीधा, उसमें अगर आप वीडियो एनालिसिस करेंगे ना
तो बैट्समैन के टेक्निकल फ्लॉज आपको बाउंड्री मारते हुए ज़्यादा नज़र आएंगे, रोकते हुए कम नज़र आएंगे। तो आपने क्या करना है, अगर छक्का नहीं लग रहा या छक्का मिल नहीं रहा तो आप नीचे ज़ोर से मारें, गैप में जाएगा, आपको चौके मिलेंगे, वहाँ से आपका एक रिदम मोमेंटम आएगा, गेंद और बल्ले का मिलाप, टाइमिंग अच्छी होनी शुरू हो जाएगी, बॉलर अंडर प्रेशर आ जाएगा, फिर आपको छक्के का गेंद भी मिलेगा और आपका फुटवर्क, ब्लड फ्लो बॉडी में आ गया और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया, फिर आप छक्के पे चले जाएं। और अगर आप हर गेंद छक्के पे जाएंगे तो फिर 3-4 डॉट आते हैं, वो डॉट जो है वो डाउट लेके आते हैं और डाउट आपके कॉन्फिडेंस को डैमेज करते हैं। तो इसमें थोड़ा सा आपको इंटेलिजेंट होना पड़ेगा। और आज इंटेलिजेंट क्रिकेट जो पाकिस्तान ने खेली नजर आया कि जैसे बाबर को थोड़ा टाइम लगा तो साहिबजादा फरहान एक एंड से मोमेंटम को बरकरार रखे हुए थे और जिससे नहीं लग रही वो ज़्यादा कंज्यूम नहीं कर रहा था, बॉल स्ट्राइक को ब्लॉक नहीं किया हुआ था। यही चीज़ हुई थी नवाज के साथ, जब उनसे नहीं लग रहे थे तो शादाब एक एंड से एक्सेलरेटर पे पैर रखे हुए थे। बात करते हैं ऑलराउंडर्स की, कोशिश करता है ऑलराउंडर कि अगर बैटिंग में नहीं कर सका तो बॉलिंग में कुछ करूं या फील्डिंग में कुछ करूं। इस पर मैं उमर से पूछूंगा, शादाब की बात कर रहे हैं, आई थिंक आज वो अपनी बैटिंग के बाद बॉलिंग में भी रेप्लिकेट कर पाए, 2 for 26 उन्होंने किया। ऐसा होता है कि अगर ऑलराउंडर, बॉलिंग ऑलराउंडर हो, वो बैटिंग में पहले अच्छा कर जाए तो उसका थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल और ज़्यादा बढ़ जाता है जब उस बॉल उसके हाथ में आती है। जी बिल्कुल, स्पेशली ऑलराउंडर के साथ। और फिर ये आप पे भी डिपेंड करता है कि मेंटली आप कितने स्ट्रांग हो, आप एक चीज़ के बारे में नहीं सोचिए, जो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में है उसको आप ग्रैब करते हो। तो आई थिंक शादाब का ऑब्वियसली पाकिस्तान टीम के लिए बड़े खुशाइन बात है कि जिस तरह शादाब परफॉर्म कर रहा है लोअर ऑर्डर में, बैटिंग में नवाज कर रहा है, लास्ट मैच में फ़हीम ने जिस तरह किया, तो आई थिंक पाकिस्तान के लिए अच्छा है। और शादाब को ऑब्वियसली जब आप एक चीज़ में बैटिंग अच्छी कर लेते हो तो शादाब की ये क्वालिटी है जो हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बॉलिंग विकेट टेकिंग ऑप्शन है, वो हमारे लेग स्पिनर हमेशा आपके विकेट टेकर बॉलर होता है, सम टाइम उसको रन भी पड़ते हैं जो आपका स्ट्राइक बॉलर होता है। लेकिन खुशाइन बात ये है कि उसके बॉल एक जगह पे गिर रही, कॉन्फिडेंस और उसका कॉन्फिडेंस वापस आ गया है नवाज़ और शादाब दोनों का। और जो एक्स्ट्रा उसका जो एडवांटेज है एज अ फील्डर, वो हमेशा से पाकिस्तान का वन ऑफ द बेस्ट फील्डर है। तो ऑब्वियसली जब आप दो डिपार्टमेंट में अच्छा कर रहे हैं तो आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई होता है और जो कि जो आपकी टीम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। वही जो आपने बात की, मेरा सवाल का मकसद ये था कि ऑफ लेट हम देखा शादाब थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन आज कॉन्फिडेंस नजर आया, बॉल भी सही जगह गिर रहा है, एंड इट्स जस्ट अबाउट कि आप एक एंड से टीम को अच्छा स्कोर दिलाने में कामयाब हुए हैं बैट के साथ। यू जस्ट बिलीव दैट दिस इज योर डे। आई होप आई एम मेकिंग सम सेंस। नहीं, स्पिन हम सारे ऑलराउंडर्स तो एग्रीड है है। जो कह रहे हो इधर कोई सच लकी कह रहे कमेटी हो, नहीं है। आलम जो कह रहे हो सच कह रहे हो। चलो एक सवाल मैं आपसे करता हूँ, कल हमने मजाक में लकी कमेटी निकाली थी उस्मान खान उन्होंने की भी कटी बात। हाँ, उस्मान खान के लिए आज उनको पता ही गालिबन 7वें या 8वें नंबर पे बैटिंग भेजा गया। अगेन इट वाज अ स्ट्रेटेजिकल डिसीजन जहाँ पे पाकिस्तान था उस स्टेज पे, लेकिन डू यू फील देयर इज कॉन्फिडेंस लेवल कि उनको भेजा जाए, वो एज अ स्पेशलिस्ट बैटर खेल रहे हैं, बैटर कीपर? देखिए सिचुएशनल एक चेंज किया, क्योंकि जो शादाब, नवाज और फ़हीम है ये उस मौके की मुनासबत से बेहतर ऑप्शन थे, जो कि बिल्कुल ठीक डिसीजन है। उसमें बिल्कुल मुझे नहीं लगता है कि उस्मान को बुरा लगना चाहिए या उनके जो हम भी उनके फ़ैन हैं क्योंकि वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, हमें बुरा लगना चाहिए, क्योंकि वो एक सिचुएशनल ऐसी डिमांड थी जिसको कोच या कप्तान ने बेहतर तरीके से अपने दूसरे बंदों को भेज के उनको बचा लिया। लेकिन इससे अगर वो आउट भी हो गए हैं तो कोई मसला नहीं है, मुझे नहीं लगता कि उनको इसमें परेशान होना चाहिए। हाँ, ही मस्ट बी वेटिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी, वो अपॉर्चुनिटीज़ जो उन्होंने काफ़ी गंवा दी हैं कि जब उनको बड़ा मौका मिलता रहा, 14 ओवर आपके पास हैं, 15 ओवर आपके पास हैं, 10 ओवर आपके पास हैं और आप गलत शॉट मार के आउट हो जाते हैं या आप टेक्निकली एक्सपोज हो जाते हैं, तो ही मस्ट बी वेटिंग फॉर दोज अपॉर्चुनिटीज। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ये सवाल क्योंकि जब ट्राई नेशन हुआ था और पाकिस्तान खेल रहा था और जीता, तो उस पर मेरी माइक हैसन से बात हुई थी ऐसे ही शो पे, और उन्होंने कहा था कि जो रोल हमने डिफाइन कर दिया उस्मान के लिए वो फिनिशर का रोल है, विकेट कीपर के लिए, तो दोनों के लिए, नाफे के लिए भी, इनके लिए। विकेट कीपर के स्पॉट के फिनिश करने के लिए नहीं, विकेट के स्पॉट नहीं, बैटिंग में अच्छा कि वो रोल उनको दिया गया है। तो मैं वही पूछना चाह रहा था कि अगर उनका रोल फिनिशर का है देन ही शुड बैट एट दैट पर्टिकुलर स्टेज। अगर वो ये समझते हैं, अगर उन्होंने आपसे बात की है और उन्होंने ये कहा है कि हमने इनको फिनिशर के तौर पर रखा हुआ है, इसका मतलब है कि उनकी हिटिंग पावर उनके पास मौजूद है, ही डज अंडरस्टैंड द गेम एंड द सिचुएशन वेरी वेल एंड देन ही एग्जीक्यूट अकॉर्डिंगली। लेकिन अभी तक मुझे लगता है कि ही इज़ नॉट सेटल्ड येट एट इंटरनेशनल लेवल, क्योंकि जो इंटरनेशनल क्रिकेट का एक प्रेशर आपके ऊपर पड़ता है, लीग क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, आप उसको कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते। तो मुझे अभी तक उस्मान ने अपनी बैटिंग से मुझे इम्प्रेस नहीं किया जिस पे मैं कहूँ कि ये इंटरनेशनल प्रोडक्ट है, चाहे वो 5 पे खेले, चाहे वो 3 पे खेले, चाहे वो 7 पे आ जाए। हाँ, अब मेरी दुआ होगी कि वो पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं और वो हम सबको इम्प्रेस करें।
अभी तक नहीं किया। जी जी, जो मैंने बात की माइक हैसन की, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही बात की थी, तो उसको इंडोर्स कर रहा हूँ कि दैट वाज द प्लान, विकेट कीपर विल बी द फिनिशर विद द बैट। हम और बात करेंगे, उमर गुल के पास आएंगे ब्रेक के बाद, और सना से ही बात करेंगे अबाउट पाकिस्तान बॉलिंग। सलमान को आज रेस्ट कराया गया, जिन्होंने पिछले मैच में 3 विकेट्स ली थी। शाहीन शाह अफरीदी आज जो है बॉलिंग करने के लिए आए थे। इज ही लुकिंग $1 million और नॉट? विल टॉक ऑल अबाउट दैट। गेम ऑन है, देखते रहिए ऑन PTV स्पोर्ट्स एंड टैपमैन।